बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो है मैकेनिज्म ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम पढ़े रेस्पिरेशन और उसका टाइप, जिसमें एक जो टाइप था वो था एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर अब हम इसमें जानेंगे कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो इसको देखते चल रहे हैं। देखिए, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। वो या तो एथिल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है किस पर, ऑन द ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्रोसेस होती है, वो किस ऑर्गेनिज्म में होगा उस पर ये डिपेंड करता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये होता किसमें, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं एनिमल और कुछ प्लांट में, होता क्या है कि ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है या हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होती है। और जो हम लोग की जो मसल्स सेल होती हैं इनमें भी क्या होगा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर और देखते हैं, दिस वन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होती है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में। और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द प्रोसेस हियर दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। और इट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा कि जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एनिमल और कुछ प्लांट सेल्स होते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो ईस्ट में इस तरह से जो ये लैक्टिक जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और अगर क्या है, मसल्स सेल होती हैं या लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे क्या बैडमिंटन अगर हम खेलें तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो भारी भारी लगता है। उसका कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है हमारी मसल्स सेल को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। और इस कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में
जो मसल सेल होती हैं वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगती हैं और वो हमारी मसल सेल में अकुमुलेट हो जाता है, वहां पर जमा हो जाता है और इस कारण से क्या होता है, भारी भारी लगता है और फिर पेन भी काज होता है, दर्द होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम विगरस एक्सरसाइज करें तो क्या होगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, मसल सेल्स ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट होता है वो ना मिल पाने के कारण क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगी और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उन्हीं के एक्युमुलेशन से, उन्हीं के जमा हो जाने से क्या होता है, पेन काज होता है। तो ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एक चीज और देखना है, पायरुविक एसिड के बाद जो एथिल अल्कोहल चाहे बन रहा है या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए किसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पूरा जो होल प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ये हम जानेंगे, क्योंकि हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उसके प्रेजेंस में जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वह CO2 और H2O होता है, CO2 एंड H2O। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो जो मैकेनिज्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें देखिए, इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज यहाँ पर भी होता है, ब्रेक्स इनटू CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और जो ये प्रोसेस होती है 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। तो इसमें यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स क्या है वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन ग्लाइकोलाइसिस एंड दिस वन इज सिमिलर टू द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो इसी तरह से होता है जिस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन का होता है, उसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन का भी होता है। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। मतलब एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद में सेकेंड स्टेप जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। इसमें होता क्या है, यहाँ जहाँ डीकार्बोक्सिलेशन आएगा वहाँ मतलब ये है किसी सब्सटेंस से CO2 रिमूव हो रहा है। अगर CO2 रिमूव हो रहा है इट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए दिखाया गया रिमूव हो करके, यहाँ पे एक प्रोसेस क्या होगा, इससे कोएंजाइम ये रिएक्ट करता है। इसके अलावा NAD पॉजिटिव होता है रिएक्ट करके और फिर ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A में। और ये प्रोसेस जो होती है ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस वहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, मतलब जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड का मतलब ये है कि जो पायरुविक एसिड है वह इंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ये और NAD क्या करेगा, फॉर्म कर देगा एसिटिल कोएंजाइम A को। फिर जो एसिटिल कोएंजाइम A जो होती है वो एक स्टेप, अगले स्टेप में जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, एंड दिस इज आल्सो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया।
ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है क्रेब्स साइकिल। और इसमें होता क्या है कि जो कोएंजाइम ए होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, वह इंटर करता है एक साइक्लिक पाथवे में, जिसको क्रेब्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उसी के नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले क्या करेगा, 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? 6 कार्बन कंपाउंड। ये हम लोग हायर क्लासेज में वो जो 6 कार्बन कंपाउंड है उसका नाम ही, वैसे यहाँ पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होगा, एक कार्बन को ये यहाँ पे फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। उसके बाद फिर 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। इस तरह से ये साइक्लिक जो पाथवे होता है वो चलता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, जहां पे कोई साइकिल टर्म आ रहा है, इसका मतलब कि जो भी मटेरियल शुरुआत में रिएक्ट करता है वह फिर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, फिर उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। फिर क्या होगा कि जब ये 6 से 5 बनाएगा, 5 से फिर क्या होगा, फिर 4, वही जो है कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, वही मटेरियल फॉर्म हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट साइकिल शुरू करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर दूसरा एसिटिल कोएंजाइम ए आएगा, वो फिर इसी तरह से इस पाथवे के अंतर्गत क्या होगा, पहले 6 कार्बन कंपाउंड, फिर 5 कार्बन कंपाउंड, फिर 4 कार्बन कंपाउंड, इस तरह से ये फॉर्म होता रहेगा और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे होता क्या है कि जब ये एक स्टेप से दूसरे से तीसरे, इस तरह से कई स्टेप में ये कंप्लीट होता है क्रेब्स साइकिल, तो उसी के दौरान क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे इसमें क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 फॉर्म होगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर होता क्या है, जब इनका फॉर्मेशन हो जाएगा फिर क्या होंगे, ये जो मटेरियल ये रिड्यूस होंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। मतलब प्रोटॉन का या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, उस टाइम क्या होगा, एक साथ जब ये ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है किसमें, एटीपी के फॉर्मेशन में। मतलब जो एडीपी होता है उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फास्फेट से रिएक्ट करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से, उस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है किस क्या फॉर्म करने में, वो हो जाता है एटीपी के फॉर्मेशन में यूज कर लिया जाता है। और आपको पता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों क्या है, वो प्रोसेस है किसके लिए, फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पे इस तरह से एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसी को यहाँ पर होता क्या है, एटीपी के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक चीज और जानना है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं वो क्या होंगे, फाइनली O2 से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग अगले एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।